hello students. In the last video we have discussed about some abiotic factors. So अब हम उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम देखने वाले हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में देखो रेनफॉल भी आ सकता है, आता है, स्नोफॉल भी आता है, हेल स्टोन भी आता है. तो ये सब जो है ये प्रेसिपिटेशन में आ जाएगा. प्रेसिपिटेशन में यानी हम किसी भी तरीके से वाटर दे रहे हैं एनवायरनमेंट को. तो ये जो वाटर है, इस वाटर का यूज़ क्या क्या है अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज इज इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है. प्लांट्स की टर्बिडिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस मेंटेन करने के लिए यूज होता है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को फॉर्म करने के लिए भी ये वाटर यूज होता है. इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा ज़रूरत होता है. किसी भी प्लांट्स की बात करें, किसी एनिमल लाइफ की बात करें, तो इन्वायरमेंट में वाटर की ज़रूरत होती ही है. ठीक है. अब अगर हम वाटर की बात करते हैं, एक्वाटिक लाइफ की बात करते हैं, तो कुछ एक्वाटिक जैसे हम वाटर बोलते हैं तो वाटर में सैलिनिटी पाई जाती है, यानी सॉल्ट पाया जाता है. अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करे, यानी कि अगर वाटर में 10 मिलीमोलर तक कंसनट्रेशन से लेकर 100 मिलीमोलर कंसनट्रेशन है, तो मतलब इतने ज़्यादा वाइड रेंज तक अगर सर्वाइव कर सके तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यूवी हेलाइन. और अगर कोई नैरो रेंज तक अगर 10 मिलीमोलर से बोल दिए सिर्फ 20 मिलीमोलर तक सर्वाइव कर पाएगा तो इसको बोलते हैं हम स्टीनो हेलाइन. ओके. सो मीन्स इस टाइप से जो एक्वाटिक लाइफ है उसको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं. और अगर अब हम विंड की बात करें तो हमने प्रेसिपिटेशन देख लिया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द विंड के देखो एडवांटेजेस भी हम लोग देखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे. विंड जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रांचेस, यानी ट्रीज वगैरह से कोई जो सूखे ब्रांचेस होते हैं उसको तोड़ने का काम करता है. लीव्स वगैरह जो ड्राई हो चुकी होती हैं उसको भी प्लांट से डिटैच करने का काम करता है. लेकिन इसके अलावा अगर हम विंड की बात करें इनडायरेक्ट इफेक्ट, तो सबसे पहले ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है. ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन ये कैसे इंक्रीज करता है? देखो सबसे पहले जो विंड है वो सबको पता है हम लोग कपड़ा सुखाते किसमें है, या तो सनलाइट में या तो विंड में, हवा में. ठीक है. तो ये हवा एक्चुअली क्या करता है, प्लांट्स को ड्राई कर देता है. प्लांट्स को ये ड्राई कर देगा. ड्राई करने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज. ट्रांसपिरेशन को ये इंक्रीज कर देगा. ठीक है. और इसके अलावा और क्या रोल है विंड का? इट हेल्प्स इन डिसेमिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलिनेशन हमने पढ़े थे ना, विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. पॉलन ग्रेन्स को डिसेमिनेट करना या फ्रूट्स को या फिर सीड्स को डिसेमिनेट करना, इन सब का काम जो है दैट इज डन बाय विंड. ओके. नाउ थर्ड वन इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर की बात करें तो ये इक्वेटर रीजन है अगर 0 डिग्री, इससे अगर हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं पोल्स की तरफ, तो जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज होता जाता है. पोल्स में बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है. तो इसकी बेसिस पे अगर वर्ल्ड को हम डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज: आर्टिक, टेम्परेट एंड एंटार्क्टिक. जहाँ पे एंटार्क्टिका जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. ठीक है. अब इसी तरीके से हम क्लासिफिकेशन की भी अगर बात करें कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूरोथर्मल. जो बहुत ज़्यादा रेंज की टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके उनको हम बोलते हैं यूरोथर्मल. और जो बहुत नैरो रेंज की टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके उनको बोलते हैं स्टीनोथर्मल. ठीक है. टेम्परेचर का एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है एंड दैट इज फेसेंडिटी. फेसेंडिटी क्या है?
यानी कि इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनिमल, यानी किसी भी एनिमल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को टेम्परेचर काफ़ी इसको कंट्रोल करता है। प्लस इट ऑल्सो अफेक्ट द कलरेशन ऑफ स्किन, यानी स्किन की कलरेशन को, बॉडी की कलरेशन किसी किसी एनिमल्स में ये अफेक्ट करता है। तो ये चीज हमने देखा। नाउ वी विल सी अबाउट लाइट। लाइट का क्या रोल रहता है क्लाइमेट में, सबको पता है कि लाइट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और जो लाइट है वो लाइट ट्रांसपिरेशन को भी इफेक्ट करती है। इट इफेक्ट्स ट्रांसपायरेशन ऑल्सो, it affects enzyme activity also, it affects phototropic influence also, यानी लाइट की तरफ मूव करना, फोटोट्रॉपिज्म को भी इफेक्ट करता है। it affects the हार्मोनल एक्शन, यानी एक्शन ऑफ हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। it affects the रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करता है। तो लाइट जो है वो मोस्टली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पिगमेंटेशन के लिए भी ज़रूरी है। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन के लिए तो खैर ज़रूरी है ही है। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, फिफ्थ इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज फायर। फायर जो है या तो इन्वायरमेंट के थ्रू हो सकता है, कभी लाइटनिंग वगैरह हो गई, यानी क्या नाम है, क्लाउड्स में लाइटनिंग हो गई इसकी वजह से, या तो फिर मैन मेड ही होता है मोस्टली। तो ये मैन मेड अगर फायर्स है, फायर्स को हम किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ग्राउंड फायर, जिसमें ग्राउंड पे क्या नाम है, हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और सरफेस फायर, ग्राउंड और सरफेस फायर में ये क्या है कि ये जो ग्राउंड फायर है दैट इज फ्लेमलेस, यानी कुछ जल रहा है लेकिन हीट पता है, लेकिन देख नहीं रहा है कि फ्लेम हो रहा है कोई। सरफेस फायर में भी ग्राउंड पे होता है, इसमें फ्लेम दिखता है। थर्ड वन इज ग्राउंड फायर, जिसमें कैनोपी भी होता है, यानी जैसे अमेजोन फॉरेस्ट होता है ना, इतने ये ऊपर ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ट्रीज के ऊपर वाले सरफेस पे होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो हम बोलते हैं ग्राउंड फायर। ओके, नाउ टोपोग्राफिक और now we will see the topographic or physiological factor. टोपोग्राफिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में ये देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो आल्टीट्यूड इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या नाम है एक हाइट पे जाते हैं तो उस हिसाब से भी क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। प्लस स्लोप के बेसिस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्लोप डिटरमाइन करती है कि भाई सनलाइट कहाँ ज़्यादा पड़नी, मतलब कहाँ ज़्यादा पड़ेगी, प्लस रेनफॉल कहाँ ज़्यादा पड़ेगी। सिमिलरली एक्सपोजर भी है, स्लोप की वजह से एक्सपोजर भी पता चलता है कि कौन सा एरिया जो है दैट इज मच एक्सपोज टू द सनलाइट। और डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन चेन का डायरेक्शन जो है वो भी इफेक्ट करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बस मेन हेडिंग दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, बायोटिक फैक्टर्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हम लोग खुद से देखना। अब हम ये वाला टॉपिक देखते हैं, तो सॉइल फैक्टर्स देख लेते हैं फटाफट से। सॉइल फैक्टर्स, सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल के जो कंपोनेंट्स की बात करें, सॉइल के टेक्सचर्स की बात करें,
तो सॉइल एक्चुअली होता क्या, वो अपर मोस्ट लेयर होता है। इसके अगर हम टेक्सचर एंड कंपोजिशन की बात करें सॉइल की, तो सॉइल में एक तो मिनरल मैटर पाया जाता है, मिनरल मैटर इज फाउंड, ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड, ठीक है। मिनरल मैटर इज 40% एंड ऑर्गेनिक मैटर इज 10%। इसके अलावा सॉइल में वाटर भी पाया जाता है, एयर भी पाया जाता है, वाटर भी होता है इसमें, एयर भी होता है, ये दोनों 25% पाए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस भी होता है इसमें, सॉइल में जो ह्यूमस होता है, सॉइल ह्यूमस, ह्यूमस एक्चुअली होता है क्या है, जो सॉइल में अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से पाया जा रहा है उसमें, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। और उसमें ह्यूमस एक्चुअली डार्क कलर का कंपाउंड होता है विच इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ लिग्नोप्रोटीन्स, ये लिग्नोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है, एंड विच इज़ ऑफ डेड एंड डिकेइंग, विच इज़ मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है इसको हम ह्यूमिफिकेशन भी बोलते हैं। सॉइल में वाटर भी पाया जाता है, सॉइल वाटर इसको हम बोलते हैं। दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी विद इन द सेल, सेल के अंदर की टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। प्लस सॉइल में एयर भी पाया जाता है। दिस एयर इज एक्चुअली हैविंग, अगर सॉइल की हम बात करें तो सॉइल में 30 to 60% जो एरिया होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाई स्पेस और द मॉइस्चर्स, ओके। तो ये जो एयर है दैट मीन्स इट इज़ हैविंग ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन जो है दैट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए जो है वो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें एडिफिक फैक्टर में टेम्परेचर की बात करें, सॉइल का जो टेम्परेचर रहता है दैट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो टेम्परेचर जनरली 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो रहती हैं दैट इज़ गुड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द soil organisms and soil factors which are responsible for the climates. इसके अलावा इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।